कोयला घोटाला हो, ज़मीन घोटाला हो, बालू घोटाला हो, खनन घोटाला हो, ये सभी यहाँ पर देखे जाते हैं। ऐसे में स्थिति कैसे ठीक होगी? नहीं, ये तो बिल्कुल लोगों को धोखा देने का काम करते हैं भाई। अब एक तरफ लूट जारी है और एक तरफ झारखंड के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए या उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए हम करेंगे काम। दोनों कैसे हो सकता है? नीतीश कुमार ने हाल ही में शपथ ली है एनडीए का साथ देकर, इस पर आप क्या कहेंगे? कितना पॉलिटिकल फायदा? नहीं, पाले भी थे और बीच में थोड़ा गड़बड़ा गए थे। लालू साहब चला गया और लालू के बच्चों ने उसको ऐसा रगड़ दिया, उनको लालू के बच्चों को छोड़ना पड़ा, तो फिर आ गया। और कहते हैं कि बुद्धू आपस में घर आए। इंडिया गठबंधन का क्या भविष्य है, क्या लगता है? नेता भी कुछ चलता नहीं है ना, तो नेता कौन बनेगा भाई? बिना नेता का कोई भी परिवार में बिना बाप का या बिना घर का मुखिया का परिवार चलता है क्या? हेमंत पार्ट 2 ये बनना कितना फायदेमंद होगा चंपई सोरेन के लिए? तो एक तो मान लिया कि हम पार्ट 1 नहीं है जी, तो पार्ट 2 का तो हिस्सा होता है ना। बिल्कुल। कोई काम तो पूरा होगा नहीं। अरे अपने आप में आप सक्षम है भाई, मुख्यमंत्री बने हैं, पार्ट 2 और पार्ट 3 क्या मतलब है? हाय एवरीवन, बहुत स्वागत है आपका आपकी आकांक्षा में और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा चौहान। आज जिस फेमस पर्सनालिटी से मैं मिलने जा रही हूं उसके लिए मुझे झारखंड की हार्डकोर ट्राइबल बेल्ट खूंटी में जाना होगा। लोकसभा के फॉर्मर डिप्टी स्पीकर रह चुके हैं, मिनिस्टर रह चुके हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जनता पार्टी के टाइम और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के टेन्योर में 1999 ऑनवर्ड्स पद्म भूषण से सम्मानित भी किए गए थे। एमए किया है एंथ्रोपोलॉजी में। 1989, 1991, 1996, 1998, 1999 और 2009 में सेम कॉन्स्टिट्यूएंसी से री इलेक्ट हुए हैं। जान पाए कौन? कड़िया मुंडा जी। पर उसके लिए हमें खूंटी जाना होगा, तो चलिए। बहुत स्वागत है लोकसभा के पूर्व डिप्टी स्पीकर कड़िया मुंडा जी का हमारी पॉडकास्ट आपकी आकांक्षा नोइंग द रियल यू में। सबसे पहले तो कड़िया जी बहुत बहुत स्वागत है आपका और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ये वक्त दिया। आपके साथ ये जो मैं पॉडकास्ट करने वाली हूँ इसमें हम कुछ सीरियस टॉपिक्स पर तो बातचीत करेंगे ही, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि वो व्यक्ति जिसने झारखंड की राजनीति में एक बेहद अहम भूमिका निभाई, सोसाइटी के हर सेक्शन में इक्वल लोकप्रियता कमाई, वो कड़िया जी असल में है कौन? देखिए, वैसे तो व्यक्ति तो कुछ होता नहीं है, व्यक्ति तो अपने कर्म से बनता है जी। मैं गांव के एक किसान का बेटा हूं और गांव में रहकर मैंने पढ़ने लिखने का काम भी किया और ऐसा लगा कि भाई पढ़ने लिखने के बाद सभी लोग नौकरी तो करते हैं, क्या समाज की सेवा भी पढ़ने लिखने के बाद गांव में लाकर किया जा सकता है क्या? और इसका माध्यम हमने राजनीति को आधार माना जी। राजनीति में भी रहकर आदमी समाज सेवा का काम कर सकता है और मैं आज तक उसी दृष्टिकोण से काम करता हूं और आज तक मैं निभा रहा हूं। जी कड़िया जी, मैं पहली बार झारखंड आई हूँ। ट्राइबल कल्चर, जंगल, पहाड़, वाटरफॉल्स और खाने पीने का एक अलग सा लाइफस्टाइल, झारखंड इन सभी चीज़ों के लिए जाना जाता है।
लेकिन पिछले 2 दशकों से हम देख रहे हैं कि जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उसमें कमी आई है। 26% के करीब ट्राइबल्स अभी रह चुके हैं। ऐसे में ट्राइबल्स की आइडेंटिटी और कल्चर को बचाने के लिए क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं? बाहर के लोग इतने आ गए हैं, खासकर कुछ बांग्लादेशी भी हैं, कुछ बिहार के लोग भी हैं, कुछ उत्तर प्रदेश के लोग भी हैं, और इससे आबादी का जो संतुलन होना चाहिए, ये उसका जो डेमोग्राफी, आबादी की डेमोग्राफी, ये लगता है कि आदिवासी घट रहा है, लेकिन बाकी लोग बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं, कैसे बढ़ रहे हैं, इसकी कोई चिंता नहीं करता है। और बाहर से आना जब लोग बंद करेगा तो ऑटोमेटिकली माइनस प्लस थोड़ा बहुत होगा। अब इसका तो भाई अब कोई रोकने का तो ताकत तो मेरे पास भी नहीं है, और किसी को रोका भी नहीं जा सकता है, क्योंकि डेवलपिंग स्टेज में है, काम बहुत है। यहाँ के लोग उस तरह से अपने को बहुत फिट नहीं बनाए हैं, क्योंकि मौका ही नहीं मिला। जब हम लोग बिहार में थे तो बिहार के लोगों को अधिक मौका मिलता था। यहाँ के लोगों को पढ़ने लिखने बाकी चीज़ों में भी कोई बहुत ज़्यादा मौका नहीं मिलता था, और नतीजा ये है कि नए काम करने के दृष्टिकोण से जो आदमी में एक जागरूकता चाहिए, आदमी में आत्मविश्वास चाहिए, ये अभी तक हुआ नहीं। और आज तक यही है कि झारखंडी कहलाने वाले, चाहे आदिवासी हों गैर आदिवासी हों, कोई बहुत बड़ा कोई बिजनेसमैन नहीं हुआ है। आज भी वही होगा तो एक आधो आदमी करोड़ 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 में आता होगा, तो बाकी लखपति तक ही सीमित है, और बाकी लोग आके पता नहीं क्या क्या हो गया। तो ये जो एक जो समीकरण है, इसका जो सोच में अभी तक हमारे यहाँ के लोगों का बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं आ पा रहा है, कि हम खेती बाड़ी करते हैं, जो थोड़ा बहुत मिल जाता है खा ले पीते हैं, संतोष कर लेते हैं, और जीवन में जो एक भाग दौड़ की ज़िंदगी के साथ साथ अपने को एडजस्ट करना हम पसंद नहीं करते हैं। अभी तक हमारी प्रकृति यही है, वृत्ति भी यही है, और जब तक जीवन में प्रतियोगिता नहीं आएगी, वही उतना जब बढ़ रहा था हम क्यों नहीं बढ़ेंगे, इस तरह की भावना जब नहीं आएगी मन में, तब तक विकास में एक तरफा हो जाता है। आज झारखंड के लोग इसी दृष्टिकोण से अभी भी पीछे हैं, और थोड़ा बहुत लगे हुए हैं, परंतु जितना होना चाहिए नहीं हो पा रहा है, और धीरे धीरे उधर लोग बढ़ रहे हैं। अब देखिए कितना समय लगता है। अच्छा, कौन कौन सी आदिवासी जनजाति ऐसी हैं जो अपनी संस्कृति को अभी तक बचाए हुए हैं? वैसे तो जितने भी जनजातीय समुदाय है, करीब पूरे सभी ने अपना संस्कृति बचाया है। उसमें एक जो है, जो आबादी में भी थोड़ी कम है, खड़िया, ये लोग लगभग 90 से 95 तक, अंदाजा हमको तो नहीं है, मतलब 90 से ऊपर है, 95 तक तो निश्चित रूप से होगा। ये सब लोग ईसाई में कन्वर्ट हो गए हैं। बाकी लोगों में उतना नहीं है, कहीं 10% कहीं 15% है, अभी वो कन्वर्शन नहीं हुआ, संस्कृति को छोड़े नहीं है। दुर्भाग्य यही है कि अपने यहाँ धर्म बदलने के बाद साथ साथ सारी चीज़ें बदल जाती हैं। यही है कि यहाँ झमेला है। बिल्कुल बिल्कुल। हम जहाँ पर बात कर रहे हैं खूंटी, उसके पास ही में उलीहातू है, वो भूमि जहाँ बिरसा मुंडा ने जन्म लिया, इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में एक बेहद अहम भूमिका निभाई। बिरसा मुंडा से जुड़ी कुछ अनकही कहानियां जो आप हमसे शेयर कर पाएं। देखिए, अब उस समय हम लोग तो कोई थे भी नहीं ना, जिस समय उनका आंदोलन चला, बाकी चला। बचपन में सुने भी होगी तो वो छोटे रहे होंगे, और उस समय आज जैसे बहुत ज़्यादा चर्चा उनके विषय में नहीं होता था। बिरसा ये समाज के उत्थान के लिए, कुछ परिवर्तन लाने के लिए जो, और अन्याय के विरोध में लड़ा, इतने इससे ज़्यादा बातें नहीं होती थी। और समाज के लोगों को वो उतना उत्सुकता नहीं थी कि भाई बिरसा से बात किया जाए, या बहुत से लोगों को ये पता भी नहीं था कि बिरसा इतना बड़ा काम किए, क्योंकि उस समय समाज में पढ़े लिखे लोग कम थे, और साथ में जागृत नहीं थे। इसके कारण उनके विषय कामों के संबंध में अपने से भी खोजबीन करना या जानने के लिए इच्छुक रखना
इच्छा रखना और इच्छुक होकर काम कुछ खोजे, सीखे, समझे, ऐसा लोगों ने किया नहीं, सुन लिया, उसके बाद आगे उन्होंने विराम लगा दिया। अब इधर कुछ दिनों से लगभग 15-20 साल हो रहा है जी। कुछ हम लोग भी कुछ लगे हुए हैं और बाकी लोग भी अब धीरे धीरे उनके विषय में कुछ ज़्यादा जानकार लेने के लिए लोग आते भी हैं और यहाँ के लोग भी जानकार लेने चाहते हैं। नतीजा है कि अब पहले से अधिक बिरसा के संबंध में जानकारी लेने के लिए, जानकर रखने के लिए लोग कोशिश कर रहे हैं। और इसलिए आज एक सारे देश में इसका नाम हो गया है। पहले तो बस कुटी तक, रांची तक बिहार था, जी, वहीं तक फैलाया नहीं गया था इस बात नहीं। एक तो उस समय ब्रिटिश काल में जितने भी अपने देश के लोग जो आज़ादी के लिए यहाँ समाज में कुरीतियाँ हो या अत्याचार हो या अंग्रेजों का शोषण हो, इसके विषय में जो भी लड़ा, उनके संबंध में छोटनागपुर के बहुत से लोगों का कहीं आप पाएंगे नहीं। इतिहास बहुत लड़े हैं। अब धीरे धीरे पता लग रहा है कि भाई यहाँ भी लड़े लोग हैं, हर समाज से, हर क्षेत्र से, और सैकड़ों में, हजारों की संख्या में होंगे जो बलिदान हुए हैं। तो धीरे धीरे अब निकल रहा है, तो लोगों में कुछ जागृति भी आ रही है कि भाई हमारे लोग भी बहुत बड़े बलिदान किया है देश के लिए। ठीक है, उनका इतिहास नहीं है, उनकी चर्चा नहीं होती है, परंतु लोग किया है। ये धीरे धीरे मन में एक जागृति आ रही है और इस दृष्टिकोण से अब लोगों में चिंता और चिंतन बढ़ रहा है कि भाई हमारे लोग भी इस देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश को आज़ाद करने के लिए, इस देश के लोगों को शोषण से मुक्त करने के लिए, अंग्रेज़ों के अन्याय से बचाने के लिए लड़ा है। ये अब धीरे धीरे ये बात सब में बैठ रहा है। जी बिल्कुल। अच्छा, बिरसा मुंडा का हमने जिक्र किया, तो बिरसा मुंडा जर्मन मिशन स्कूल से ड्रॉप आउट हो गए थे। जैसे ही उन्हें पता चला कि जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं वो कन्वर्ट करना चाह रही हैं ट्राइबल्स को क्रिश्चियनिटी में, एजुकेशन के ज़रिए, पढ़ाई के ज़रिए, आपको क्या लगता है जो आदिवासी समूह है अपने धर्म को बचाने के लिए कितना एक्टिव है? देखिए, ऐसे तो बिरसा भी बचपन में जब पढ़ रहे थे तो वो भी क्रिश्चियन हो गए थे, वो भी कन्वर्ट हुए थे जी। उनका नाम उस समय जब पढ़ रहे थे उसका नाम दाऊद पूर्ति था। और उसी दृष्टिकोण से जब यहाँ बगल में एक बुर्जू नाम गांव है, वहाँ पर पढ़ने के बाद चाईबासा पढ़ने गए। चाईबासा पढ़ने के बाद वहाँ पढ़ते पढ़ते वहाँ पहले से ही सरदार लोग का लड़ाई चल रहा था। सरदार लड़ाई कहते थे हम लोग। सरदार लड़ाई मतलब जंगल और ज़मीन हमारे अधिकार क्षेत्र में रहे, क्योंकि ब्रिटिश उसको छीन रहा था, उसके लिए लड़ रहे थे। तो उसी को वहाँ के साहब से बात करने के लिए कौन आदमी भाई तुम लोग को चाहिए, वो तो बेचारे लोग गांव वाले थे, हिंदी भी नहीं जानते थे जी। तो कौन हमारी बात को आगे तक पहुंचाने के लिए कौन उपयुक्त हो सकता है। तो उन्होंने समझा कि चलो भाई, एक चाईबासा में फादर था, क्या नौतरों क्या तो नाम याद नहीं है जी, उनके यहाँ जाकर हम लोग उनसे बातचीत करें, क्योंकि समाज के लिए वो सोचते हैं, करते हैं, हमारे बीच में आते हैं। उनको बोलें कि भाई आप इस बात को, हमारे दुख को अंग्रेज तक पहुँचाइए। अब उसको उससे बात करने के लिए भी आदमी चाहिए। तो हॉस्टल में लड़का लोग था, कोई तैयार नहीं हुआ, तो ये बोला कि हम चलो तैयार, हम चलते हैं, बात करते हैं। बात करने में क्या लगा है, कोई दुख है, दुख को हम लोग सुनाएंगे, क्या करते हैं तो आप वो जानेंगे। गए लोग, तो उन्होंने कहा कि फादर ये लोग आए हैं, आपसे मिलने आए हैं। ये लोग चाहते हैं कि इनके दुख को सुनकर आप उसको समाधान करने के दृष्टिकोण से ऊंचे जो पदाधिकारी है वहाँ तक पहुँचाने का आप कष्ट करेंगे तो अच्छा होगा। अब फादर बिगड़ गया कि तुम नेतागिरी कर रहे हो कि पढ़ने आए हो। अब तो ये लोग अंग्रेज लड़ेगा, अंग्रेज के राज में सूरज नहीं डूबता है। ऐसा आपको डांट डपट करके और उसको धमकी दिया कि तुम कल से तुम्हारा स्कूल से छुट्टी, नाम कट गया, अब तुम जाओ घर। उनको उसी समय से लगा कि भाई, हम लोग बोलते थे कि भाई ये लोग बड़ा समाज सेवी है, गरीबों की दुख दर्द को सुनने वाले हैं। हम लोग सुनाने गए और उसे डांट दिया। ये सब, ये लोग भी अंग्रेज का ही दलाल है। अब उस चीज़ का दिमाग परिवर्तन हो गया।
और फिर वहाँ से चला, उसके बाद इधर उधर घूमते घामते घूमते घामते कई जगह ठहरते, अंत में एक आनंद पांडे नाम का था, वो थोड़ा बहुत रामायण महाभारत गीता वगैरह का थोड़ा बहुत जानता था। वहाँ वो घूमते घामते आया, पढ़ने की इच्छा थी तो, लेकिन अब कोई उपाय नहीं मिल रहा था, तो वहाँ करते करते रहते रहते बातचीत करते करते उनको लगा भाई हम यहाँ रहेंगे, आपका सेवा करेंगे, हमको कुछ बताइए। तो बहुत दिन तक रहे वहाँ, बातचीत की बात की और उनको लगा कि भाई अपने धर्म और अपनी संस्कृति से श्रेष्ठ तो कोई दुनिया में है नहीं जी। अरे बाप लंगड़ा लूला कुछ भी हो, बाप का बेटा का तो बापे ना होगा कि अब लंगड़ा है बेटा बालवान है तो बोलेगा हमारा बाप नहीं है, बोलेगा ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो बड़ा उनको लगा कि भाई ये तो हम लोग का ख़त्म कर देगा, ये तो खेत बाड़ी तो लूट ही रहा है, धर्म संस्कृति वो भी ख़त्म कर दे रहा है। वहीं से उसके मन में प्रतिक्रिया शुरू हुआ और उनके लड़ने का मुद्दा तो ये था कि भाई जमीन और जंगल तो था ही, क्योंकि उनके बिना आदमी रहेगा कहाँ, उस समय जंगल ही जंगल था, और साथ साथ आर्थिक शोषण और धर्म संस्कृति, ये 3-4 मुद्दों को लेकर समाज को जगाने का काम किया और लोग जगे लोग, और धीरे 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 आगे बढ़ते गए और तब ये वातावरण बना जो आज स्थिति बनी। आज हम लोग थोड़ा बहुत तो हम लोग करते लोग हैं, अभी भी वो लोग छोड़े नहीं है, किसी न किसी रूप में धर्म परिवर्तन करने का कर्म तो करते ही हैं, षड्यंत्र कहिए जो कहिए करते ही आज भी हैं जी। और परंतु पहले जैसे थोड़ा कम है। आज खुला खुली करने के लिए हिम्मत नहीं होता, क्योंकि हम लोग जो पुराने धर्म को मानने वाले हैं, हमारी संस्कृति बाकी परंपरा को बचाए हुए हम लोग हैं, उन लोग भी थोड़ा एक्टिव हो गए तो उनको थोड़ा सा डर होता है कहीं खुला हो जाए, बाकी हो जाए तो हमारे लिए परेशानी होगी, इसलिए बड़ी छिप छिप करता है। और आज भी कन्वर्सन में चल ही रहा है। और इस तरह से हम लोग जब से शुरू किए हैं तब से हम लोग इस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए हमने काम किया है। हम लोग पढ़ते समय भी हम लोग एक दिमाग में आया, उसमें 2 ही आदमी ज़्यादा मूल तो थे, हम और एक रामदयाल मुंडा जो हमारे बीसी थे, डॉक्टरेट किया हुआ था। हम लोग मिल के सोचे कि भाई देखो हम लोग पढ़े लिखे लोग, संस्कृति परंपरा रीति रिवाज हम लोग दूर हो जाएंगे तो यही दुनिया में होगा कि भाई ये आदिवासी संस्कृति, आदिवासी परंपरा, आदिवासी पर्व त्यौहार ये पीने खाने वालों का मतलब पी खा के करते हैं, ऐसा हो जाएगा, ये ठीक नहीं होगा। इसलिए हम लोग को कोई ना कोई इसको बचाने के लिए कि सभी लोग आदिवासी, चाहे अनपढ़ हो चाहे पढ़ा लिखा हो, सभी लोग अपने धर्म संस्कृति और परंपरा रीति रिवाज और पर्व त्यौहार के साथ जुटे हुए हैं, ये दिखाई दे तो शायद हम लोग का ये सब जितनी चीज़ें हैं वो बचेगा। वही शुरू किया हम लोगों को, शुरू किया हुआ आज सारे देश में भी और झारखंड में तो अधिकतर रूप से इन सभी चीज़ों को पहले सामूहिक रूप से करने का नहीं था। आज हम लोग हर जिला में सामूहिक रूप से उसके नीचे तक सामूहिक रूप से एक मिलन के नाम पर भी हम लोग कार्यक्रम चलाते हैं। अच्छा। ताकि सभी लोग उसमें भाषाभागी बने और लगे कि हाँ हम लोग हैं, अभी भी हैं और इसकी रक्षा होनी चाहिए। इस तरह से अभी तक चल रहा है और आगे भी चलेगा। मुझे लगता है कि अब धीरे धीरे ये भावना बढ़ रही है और पढ़े लिखे लड़के लड़कियां भी अब उस दृष्टिकोण से सोचती हैं और अब उस धर्म परिवर्तन के नाम पर एक पहले एक उत्सुकता होती थी या वहाँ जाने से बड़ा ठाट बाट है, लोग बड़ा साफ सुथरा रहता है और बड़ा चमक धमक उनका रहन सहन है तो अच्छा लगेगा। ये जो एक ऊपरी दिखावट में जो एक आकर्षण था वो धीरे धीरे वहाँ जाने का नहीं हो रहा है, ये भी एक पॉजिटिव है। तो ये कार्यक्रम कितने दिनों में करते हैं? महीने में होता है, साल में होता है? नहीं, वैसे साल में करते हैं पर्व त्योहार के नाम पर ही। अच्छा। बाकी तो उठना बैठना तो हम लोग का चलते रहता है, लेकिन ये मिलन का जहाँ तक सवाल है ये साल में 1-2 बार हम लोग करते हैं। और उसमें भी लोग कुछ लोग
कुछ अड़ंगा लगाने के लिए कुछ लोग को पैदा करते हैं दुनिया में, सब जगह दुनिया में बिल्कुल ऐसे लोग निकल जाते हैं समाज से, परंतु कोई प्रभाव यही वो ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। यही इसका अभी तक का। जी। अच्छा, आदिवासी के पास जंगल पहाड़ का ज्ञान है, एक ऐसा ज्ञान जो कई सालों पुराना है और इसे बचाना बेहद ज़रूरी भी है। आपको क्या लगता है कि आज का जो आदिवासी है, जो आदिवासी ट्राइब अभी हम देख रहे हैं, उनमें क्या लिटरेसी रेट अभी आया है, कितने जागरूक हुए हैं वो लोग? पहले से तो काफ़ी लोग हुए हैं। पहले तो नौकरी चाकरी में भी हमारे लोग बहुत कम थे। IAS IPS तो बिल्कुल हाथ में गिना एक भी नहीं थे। पहले हम लोग छोटे थे उस समय तो ईसाई लोग होते थे। अब इधर हमारे जो पुराने धर्म को मानने वाले लोग हैं उन लोगों में भी IAS IPS हो रहे हैं। और बाकी राज स्तर की जितनी नौकरियां उसमें तो जा ही रहे हैं। पहले से बहुत काफ़ी आ रहे हैं। केंद्रीय स्तर पर भी रेलवे में, बैंक में अधिकतर हैं। बाकी और लोग इधर उधर कंपटीशन है तो वो जा रहे हैं, परंतु रेलवे और बैंक में काफ़ी लोग हैं। और बाकी स्टेट स्तर की जितनी नौकरी है उसमें हमारे लोग भी आ रहे हैं। और उन लोग के तो हैं ही, वो तो आगे से पहले से ही हैं। अब धीरे धीरे अनुपात हमारा बढ़ते बढ़ रहा है। और हमको लगता है कि यही रेशियो रहेगा तो कभी ना कभी उन लोग से कभी ना कभी हम आगे हो जाएंगे। जी। जहाँ तक अनुपात का सवाल है, अब वो तो कम है लेकिन सभी लोग पढ़े लिखे हैं। और लगभग आज की स्थिति में ईसाई परिवार का मेरे ख्याल से 90 से 95% कोई ना कोई नौकरी करते हैं, सरकारी में हो, प्राइवेट हो, अपनी संस्था जो NGO वगैरह बनाए हुए हैं मिशन के वो लोग हो, जैसे भी हो, घर के अलावा कोई ना कोई काम करते हैं जहाँ से इनकम और बढ़ता है। एक सुविधा उनको है। हमारे यहाँ अभी सुविधा नहीं है। अभी थोड़ा बहुत कोशिश हम लोग कर रहे हैं जहाँ हम लोग स्कूल खोल कर कुछ करके अपना लोगों को लगाने के लिए। और देखिए क्या होता है आगे। जी। अच्छा, आदिवासी एनिमिज्म में बिलीव करते हैं, प्रकृति की पूजा करते हैं। इनकी रिलीजियस प्रैक्टिसेस क्या हैं? आप क्योंकि लगातार धर्म का जिक्र कर रहे हैं, धार्मिक पद्धति क्या है आदिवासी की? देखिए, धर्म तो विश्वास है ना। धर्म का कोई रूप तो है नहीं। बिल्कुल। क्या है? बिल्कुल नहीं है। ये तो विश्वास की बात। जी। आप जिस पर विश्वास करते हैं और उसके आधार पर कुछ नियम कानून बने और उसका आचरण करते हैं, धर्म हो गया। तो इसलिए धर्म की परिभाषा अभी तक हमको लगता नहीं कोई दिया हो। हमको तो उतना तो पढ़े लिखे तो है नहीं। अब धर्म का यही धर्म है, ऐसा कोई परिभाषा नहीं बना है। नहीं तो ऐसा है कि हिंदू समुदाय यहाँ पे ज़्यादा है? बता रहे हैं आपको जी। हिंदू समुदाय भी प्राकृतिक पूजक है, इसको लोग अभी तक सोचे नहीं है। यही हमारा कहना है। हम लोग तो प्राकृतिक पूजक हैं ही। और प्राकृतिक पूजक जो सनातनी हैं, जो हिंदू हैं, वो सब प्राकृतिक पूजक है। उसका हम उदाहरण देते हैं कि भाई जब बड़े लोग जग करता है, चाहे 1 महीना का हो, 20 दिन का, 21 दिन, इतना दिन का हो, अंत में जब आखिरी दिन पूर्णाहुति होती है उस दिन प्रकृति की पूजा किए बिना उनका उतने दिन का यज्ञ पूर्ण नहीं होता है। तो प्राकृतिक पूजा को भी हो गए। लेकिन इसको लोग नहीं मानता। हम तो बोलते हैं हाँ ये बात तो ठीक है बोलता है, क्योंकि हम लोग जिन चीज़ों को पूजते हैं, सूर्य को, धरती को, चांद को, पेड़ पौधा, जितने भी चीज़ें सबको करके हम लोग जो पूजा करते हैं वही उसमें है। इसलिए मूलतः जो वैदिक परंपरा के जो धर्म है वो सभी उस समय के लोग प्राकृतिक पूजक ही थे। तब तक किसी भी धर्म का कोई ईश्वर के नाम पर कोई व्यक्ति या कोई ऐसी चित्र नहीं था। प्रकृति को लोग मानते थे, भाई सूर्य है, सूर्य शक्तिशाली है, सब लोग मानते थे। हवा है, शक्तिशाली है,
हवा के बिना आदमी जिंदा नहीं रहेगा, पानी है, आग है, जितना भी चीज़, तो उसको लोग मानने लगा। और वेदों में कहीं भगवान का रूप नहीं दिया हुआ है जी। कि यही इस भगवान इस तरह के हैं या भगवान का ये गुण है, ऐसा कहीं वर्णन नहीं है। मैं तो थोड़ा बहुत पढ़ा हूँ, मैं तो जानता नहीं, उतना पढ़ा लिखा तो है नहीं, क्योंकि शास्त्र कहाँ मिलेगा। लेकिन जहाँ तक हम जानते हैं, कोई रूप किसी ने भी परिवर्तन बदला, या बाकी धर्म में भी ईसा मसीह को लोग तो मान लिए, तो वो तो पैदा हुए थे रामकृष्ण जी से, लेकिन ईश्वर कौन है? ईसा मसीह को पैदा करने वाला बोलते हैं कि ईसा मसीह है सो ईश्वर के पुत्र हैं। ईश्वर कौन है भाई? कैसा है? हाथ गोड़ है कि नहीं, चेहरा है कि नहीं, ये बोलते हैं कि नहीं, कोई जानता नहीं। लेकिन लोग बोलते हैं कि भाई ईसा है सो प्रभु के पुत्र हैं, भगवान के पुत्र हैं, तो पुत्र हैं। अब इसके द्वारा उनकी बातों को लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो इसलिए मेरा कहना है कि भाई पहले तो किसी के पास भी ईश्वर के नाम पर कोई चीज़ ये यही ईश्वर है कहने के लिए किसी के पास हमको लगता है नहीं है। चाहे मुसलमान में भी हो, उसका भी कोई, उनका जो अल्लाह तल्ला है वो कैसा है कोई जानता नहीं है। अब हम मोहम्मद साहब ने कुछ बता दिया तो ऐसा है, उसके पास जानता नहीं था लोग। तो इसलिए धर्म के संबंध में बड़ा परिभाषा करना बड़ा मुश्किल है। अब जिसको जिस पर विश्वास है वो अपना ढंग से मानता है। मूर्ति पूजन नहीं होता है यहाँ पर? हाँ, करते हैं। किस देवी देवता की पूजा होती है? नहीं, हम लोग तो अपने यहाँ तो हमारा आकार तो है नहीं, कुछ निरंकार हम लोग मानते हैं। लेकिन अब हिंदू सब राजा के हम लोग दुर्गा जी का भी, बाकी भी, अब विद्यालय, सरकारी विद्यालय तो सरस्वती जी की पूजा होती है। इधर थोड़ा मोड़ा लेकिन नए संस्कार थोड़ा मोड़ा घुस रहा है, परंतु हमारे आराध्य देव नहीं है जो पौराणिक दृष्टिकोण से। लेकिन ये आज धरा उस पर भी हम लोगों ने कुछ किया। और मूर्ति पूजा इसे बाद में कुछ लोगों ने अडॉप्ट किया है। बहुत लोग टमाटर गुंड पर इधर भी एक जगह दुर्गा पूजा लोग करते हैं, खासकर दुर्गा पूजा ही करते हैं, बाकी लोग नहीं करते हैं। अच्छा, झारखंड की बता रहे हैं? हाँ, झारखंड के ही कुछ लोग हैं दुर्गा पूजा करते हैं, मुंडा लोग जो करते हैं, लेकिन सब लोग नहीं करते हैं। परंतु ये भी छिटपुट ये हमारा कोई सार्वजनिक या समाज के सभी लोग करते हैं ऐसा नहीं। और त्योहार हमारा वो भी, अब होली तो कॉमन है, दिवाली कॉमन है, उसमें तो अपने, हाँ ये है कि मनाने का ढंग अपना अपना है जी, लेकिन सब लोग करते हैं। बाकी तो अपना सामाजिक रीति रिवाज अपने परंपरा के अनुसार चलता है, जैसे सरूल है, बाकी चीज़ें कर्मा है और भी चीज़ें हैं। तो ये सब तो अपना अपना समाज, कुछ अपने सांस्कृतिक त्योहार जो मुंडा जाति में होते हैं। सरूल है, कर्मा है, और छोटे छोटे बहुत हैं, बहुत माने छोटा छोटा अगर कहा जाए तो हर महीना में कोई ना कोई पर्व आपको मिलेगा, छोटा ही सही लेकिन मिलेगा। ठीक है, कोई एक पर्व जहाँ पर ऐसा मेला लगता हो या फिर जहाँ पर सभी आदिवासी एक साथ जुटते हैं? पर्व के नाम पर मेला तो एक ही हम लोग का लगता है, जिसको हम लोग माघे बोलते हैं, आगन के महीने में ये होता है। उसमें पर्व के बासी में लोग मेला भी लगाता है, कई जगह लगाते हैं, हर गांव में तो नहीं है परंतु कई जगह लगाते हैं। वो जुटते हैं लोग, उसमें क्षेत्र के पूरा लोग जुटते हैं। बाकी तो कोई वैसा हो रहा है नहीं। अच्छा, ठीक है। अच्छा, आदिवासी के हक की बात बिरसा मुंडा ने भी की थी, अभी हमने उनका जिक्र भी किया, आप भी कर रहे हैं कि ये जो जंगल पहाड़ का जिक्र है, उनका ये जो हक है, काफ़ी लंबे समय से लड़ाई हो रही है इस पर। फिर चाहे ज़मीन का ही पट्टा क्यों ना हो या फिर एक सॉफ्ट तरीके से बिना उनकी कल्चरल आइडेंटिटी को चोट पहुंचाए उन्हें मेन स्ट्रीम में लाने की बात हो। आदिवासी जो समुदाय है कितना असुरक्षित है कल्चर के लिहाज से अभी, क्योंकि हाल ही में आदिवासी रैली भी हुई थी जहां पर तमाम आदिवासी समुदाय जंगल, पहाड़ और ज़मीन से जुड़े मुद्दों को लेकर सामने आए। हमारे समाज में दो ग्रुप में बट गया है, एक तो ईसाई, दूसरा जो हम लोग पुराने धर्म को मानने वाले। मूलतः यहाँ जो भी जंगल जमीन आज गड़बड़ हुआ है उसको करने वाला तो अंग्रेज था ही, और ईसाई लोग अंग्रेज का ही धर्म के आधार पर लोग पूजा पाठ कर रहे हैं।
अब आज भी वो बोल रहे हैं, अब उस समय तो नहीं बोले, उस समय तो उसको साथ दिया। और हम लोग अभी पीछे पीछे चले हैं, हम लोग कुछ बोल रहे हैं, और उसमें भी वो लोग सहभागी बनने के साथ कुछ दिखाते तो हैं, परंतु कितना उसमें है पता नहीं। क्योंकि अंतर्गतवा आपने जिन चीज़ों की रक्षा करनी चाहिए वो तो आपने छोड़ दिया। अब उनको भी समस्या कुछ आ रही है। जैसे अब हम लोग मुंडा लोग मरने के बाद हम लोग अपने शमशान में गाड़ते हैं, और उसमें हम लोग पुरखों का पत्थर चढ़ाते हैं, जैसे आपने रास्ता में यहाँ देखा होगा। तो अब कहीं की समस्या आ रही है। कुछ लोग कहते हैं कि हम लोग चढ़ाएंगे, सोचते हैं, अब उनको समझ में आ रही है कि भाई ऐसे तो एक दिन हम लोग का पहचान ही खत्म हो जाएगा। इसलिए ये हम लोग का जो पहचान के मूल है, हम लोग कहते हैं इसको पट्टा कहते हैं। ऐसा पट्टा है जो धरती टूटेगा तभी खत्म होगा, लेकिन पत्थर तो गलेगा नहीं, सड़ेगा भी नहीं। और जिसका जितना बड़ा शमशान होगा उतने पुराना गांव है। ये एक तरह से अनलिखित इतिहास है। अब उसको भी लगता है। एक बार एक हाल की, मैंने 1 साल करीब हो गया, एक ईसाई हम लोग से सीनियर है, अभी भी है, कि 90-92 वर्ष उम्र हो गया होगा। तो गांव में बोला कि भाई हम पुरखे लोग का पत्थर चढ़ाएंगे, आप लोग अनुमति दीजिए, क्योंकि तो ईसाई हो गए। तो बोला भाई आप तो अलग शमशान अलग बना लिए, अलग गाड़ते हैं, और आप अपने कब्रिस्तान में पुरखों के नाम पर आप क्रूस गाड़ते हैं, फिर हम लोग यहाँ कैसे कीजिएगा आप जी? दोनों जगह तो होगा नहीं। इसलिए नहीं, हम लोग का जो पुराना है शमशान है उसमें आप नहीं कर सकते, नहीं करने दिया लोग, और महेश होकर लौट गया। ये प्रॉब्लम आ रहा है, और धीरे धीरे हमारी पहचान का एक सबसे बड़ा गवाह वही पत्थर है, शमशान। अब उससे भी ख़त्म हो रहे हैं, बाकी भी ख़त्म हो रहा है। धर्म कर्म तो छोड़ ही दिए हैं, जानते भी नहीं है, अब तो भूल गए। अब उसके बाप दादा ईसाई बन गए होंगे तो छोड़ ही दिए। अब नए ढंग से कोई बनने चाहेगा तो जानेगा नहीं ना, तो परंपरा से चलता है। बिल्कुल। हम लोग कोई स्कूल तो है नहीं, वहाँ पढ़ाई होती है, उनका तो बाइबल, हमारा तो बाइबल है नहीं। इसलिए परेशानी उनकी थोड़ी हो रही है अब। और इधर एक नया चल रहा है ना हल्ला गुल्ला, डी लिस्टिंग वाला। ये डी लिस्टिंग वाला कहीं अगर सफल हो गया तो इनकी परेशानी बहुत बढ़ जाएगी। कैसे? सारे आरक्षण की सुविधा संवैधानिक खत्म हो जाएगा। अभी जनरल स्थिति पर उनको कंपटीशन करने में अभी उनको भी बहुत समय लगेगा। तो इधर से भी गए, उधर से भी गए, बीच में परेशानी हो जाएगी ना। अब देखिए क्या होता है। आदिवासी जब एक शहर में जाता है उसके साथ कितना डिस्क्रिमिनेशन होता है, और अपनी खुद की जमीन पर कितना डिस्क्रिमिनेशन होता है अपने हक के लिए लड़ाई। बाहर तो मजबूरी में जाता है ना, और मजबूरी में कहीं भी कोई भी आदमी गया हो, उसकी मजबूरी का लाभ तो हर आदमी लेता है, चाहे आदिवासी हो या गैर आदिवासी हो। वैसे ही हमारे लोग भी जब गांव से शहर काम खोजने के लिए, जीने खाने के लिए, या अच्छी ज़िंदगी बिताने के दृष्टिकोण से, कुछ नया कुछ उपाय कमाने करने के दृष्टिकोण से जाते हैं, वहाँ इसकी उनकी भी स्थिति वैसे ही होती है। कोई वहाँ तो क्योंकि अपने देश का जो एक चित्र है ये 2 तरह का है, एक गांव का, एक शहर का जी। शहर के अधिक लोग लुटेरे हैं। इसको लुटेरा माने इस माने में कि उनको कोई मतलब नहीं है, जिससे जो मौका मिला, जब मिला, उसे शोषण उनका करना ही है, और उसी में से बड़ा बड़ा मकान बन रहा है, किला बन रहा है, जहाँ से फायदा मिले। हाँ, और गांव वाले सीधे साधे हैं, जो कमाते हैं तो संतुष्ट हैं। थोड़ा बहुत आजकल नया ढंग से खेती कर रहे हैं तो कुछ पैसा कमा रहे हैं, थोड़ा घर बना रहे हैं। शहरों गाँव में और शहर पैसा ज़्यादा कमा लिया तो वो भी शहर में बसा लिया। लेकिन जो काम करने जाते हैं, दूसरी बात ये है कि एक मानसिकता एक है, आदिवासी बाकी लोगों से मिक्सअप नहीं होता है जी, मिलना जुलना, बातचीत करना, बाकी वो अलग अलग ही रहता है। हाँ जी। अब ये एक बीमारी है,
देखिए, मिलने जुलने से या बाकी होने से कोई खराब तो नहीं होता है ना, लेकिन एक सोच कैसे बन गया है कि नहीं वो लोग ऐसे हम लोग को पोषण करता है, नहीं मिलना चाहिए, हम लोग अलग रहना चाहिए, अलग। ये भी एक सोच ठीक नहीं है। अलग थलग बहुत रहने से आदमी कब तक रहेगा? जी। या तो अपने आप में विश्वास नहीं है कि अलग थलग नहीं रहेंगे तो हमारा सब पिट जाएगा या लुटा जाएगा, ये सोचता होगा या क्या सोचता हो जाने। लेकिन कहीं ना कहीं मन में एक कमजोरी है, इसके कारण ये पुरानी भावना जो कभी शोषण होते रहा होगा तो उसको लेकर आज भी लोग हैं, और कुछ लोग जो उनका शोषण करना चाहते हैं उन लोग ये भी समझाते हैं कि देखो इन लोग के साथ रहोगे तुम खत्म हो जाओगे। तो ये भी है। तो ये सामान्य जो आदिवासी है दोनों ओर से परेशान है जी। लेकिन धीरे धीरे वहाँ भी लोग सुधार आ रहे हैं, लोगों के विचार बदल रहे हैं और पढ़ लिख रहे हैं। और गांव में भी अब हर गांव में कम से कम मैट्रिकुलेट तो मिलेंगे ही, एक दो, कहीं कहीं ग्रेजुएट भी मिलेंगे जो अपने नहीं करते हैं, घर में खेती भी करते होंगे। इसलिए थोड़ा सा जागृति आ रही है। अब और लोग पढ़ेंगे लिखेंगे तो समाज में कुछ जागृति और आ जाएगी तो ठीक हो जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, आपने खुद एमए की है एंथ्रोपोलॉजी में? जी, जो मैं रिसर्च कर रही थी। हाँ। ट्राइबल्स के बारे में आपने पढ़ाई की है, ना केवल देश के बल्कि विदेश के भी, क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी में सब कुछ आपने पढ़ा होगा। तो आपने क्या कुछ जाना समझा कि जो यहाँ का ट्राइबल है और जो विदेश का ट्राइबल है, क्या कुछ अंतर है? देखिए, ट्राइबल लोग में कोई अंतर नहीं है। उनका रहने का ढंग ढर्रा, पूजा पाठ, पर्व त्यौहार यहाँ जैसे ही है, परंतु थोड़ा जरूर भिन्नता है और स्थान स्थान पर कुछ ना कुछ परिवर्तन अलग होता है। लेकिन एक ही तरह का वो पूजा पाठ करते हैं, बलि चढ़ाते हैं, बाकी करते हैं, जैसे हम लोग यहाँ करते हैं उसे करते हैं। और विश्वास भी उन लोग का भी, जैसे हम लोग एक बार गए थे साउथ अमेरिका, इक्वाडोर गए थे, वहाँ पर कोई सम्मेलन था हम लोग का। तो इक्वाडोर सुने कि भाई वहाँ से नज़दीक था जहाँ से हम लोग थे, वहाँ जहाँ पर विषुवत रेखा और ग्रीनविच का सूर्य जो मिलता है, वहाँ से दुनिया का डिवाइड होता है उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम भौगोलिक दृष्टिकोण से। तो वहाँ हम लोग देखने गए थे। वहाँ एक साइन बोर्ड लिखा हुआ है उसमें कि हमारे पुरखे भी, यानी रेड इंडियंस, हमारे पुरखे भी आदि जमाना में सूर्य की गतिविधि के आधार पर ही अपने दैनिक जीवन का संचालन और पर्व त्योहार को मानते थे। तो हम लोग वही करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अंदर तो है नहीं। तो और एकदम पता लगा है मैक्सिको का रेड इंडियंस, वो लोग भी पूजा पाठ करता है, ऐसे हम लोग मुर्गा मुर्गी करते हैं, वो लोग भी करता है। तो इस तरह से हमने थोड़ा बहुत जाना है, जो किताब पढ़े हो तो अलग है, बाकी भी हमने जो व्यक्तिगत रूप से जाना है वो भी। और रेड इंडियंस सूर्य को ही भगवान मानता है और सूर्य की पूजा वो लोग करते हैं गांव में। कोई मंदिर बना दिया, गर्भ मंदिर मैंने ढांचा बना के वहाँ पूजा पाठ करता है। और आदमी भी हमारे जैसे ही है, ऊंचा नीचा भी बहुत जैसे नहीं है। अंग्रेज मतलब या तो पीला है या सफ़ेद है या बीच का है, तीन तरह के लोग हैं। बाकी तो हफ्से हैं, गोरे हैं, लेकिन हम लोग हैं सब बीच के हैं। जो कहते हैं वो तांबा के रंग के भी हैं, थोड़ा हल्का काले भी हैं, जैसे रामकृष्ण जैसे लोग हैं, या कुछ काले हैं, मिला जुला कर। तो उन लोग का वो हम लोग जैसे ही लोग हैं। और ऊंचाई में बाकी में भी आज भी जो लोग जंगल पहाड़ में बचे हुए हैं, जो ईसाई नहीं बन सके या नहीं बना पाए लोग, उन लोग आज भी गरीब हैं और आज भी वो हमारे जैसे ही हैं। पर वहाँ की स्थिति ज़्यादा ठीक है कि यहाँ की ज़्यादा बेहतर? अब देखिए, एक दिन जाने से तो पता लगता नहीं ना है। जब तक आप वहाँ महीना भर या 15-20 दिन नहीं रहिएगा तब तक उनके सामाजिक इस परिस्थिति का बहुत दूर तक आप जान नहीं पाएंगे। वहाँ लोग मजदूरी करता है तो क्या गरीब है इसका मन है? इसलिए बाकी और जहाँ तक मतलब जैसे ऑस्ट्रेलिया में आदिवासी वो भी वैसे ही है, अलास्का के पास उधर भी वैसे ही है। तो जहाँ कहीं भी जो आदिवासी और आपके जो निगरो जो ट्राइबल हैं पूजा पाठ वो लोग भी करते हैं ऐसे ही। हाँ, तो इसलिए
हमने जहाँ तक देखा है सभी आज पूरे जनजाति समाज दुनिया का प्रकृति पूजक ही है, था भी और है। थोड़ा मानने का तरीका या नाम कुछ होगा तो भाई, अरे यहाँ किसी का नाम है सुदेश है तो किसी का बोलेगा भाई मंगरा है, आदमी तो ही है ना। उसी तरह से नाम थोड़ा थोड़ा तरीका थोड़ा थोड़ा अंतर होगा, परंतु मूल रूप से सब एक ही है। झारखंड यानी जंगल वाला खंड, जहाँ जंगल ही जंगल है। पूरे देश में जो फॉरेस्ट कवरेज है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा झारखंड में है, लेकिन धीरे धीरे ये भी कम होता जा रहा है। आपको क्या लग रहा है, इस दिशा में क्या कुछ काम हो रहा है? देखिए, आज़ादी के पहले तक हमारे यहाँ जंगल का रेशियो जो है 33% होना चाहिए, उससे ज़्यादा था। आज़ादी के बाद इन चीज़ों को की रक्षा की जाए, आगे और ना घटे, इसके लिए जंगल विभाग बना, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। बड़े बड़े अफसर बन गए, बाकी बन गए, जिला अंचल कहाँ तक और जंगल तक फॉरेस्ट गार्ड। और तब से जंगल का कटाव और जंगल की बर्बादी अधिक। जी। जिन लोग जो यहाँ फॉरेस्टर बने या रेंजर बने, जो ही बने, या डायरेक्टर कंजर्वेटर, ये सभी लोग तो सब उधर के ही हैं। इनको जंगल का कोई महत्व का पता तो है नहीं। वह तो भगवान की कृपा है कि हिमालय में बर्फ़ है, वहाँ से गलता है, नदियों में पानी 12 महीना रहता है। और यहाँ तो जंगल पहाड़ के चलते ही बारिश होती है। तो आज भी उसका एक भौगोलिक परिस्थिति के आधार पर जब लोग एनालिसिस करते हैं तो मानते हैं। तो इसलिए उनको बहुत चिंता नहीं। आज भी जंगल सबसे अधिक कटाई हुआ 70 से लेकर 50 से लेकर अभी तक कटाई चली रहे ना। आखिर लकड़ी जो चोरी का पकड़ाता है, कौन करता है? अगर वहाँ गार्ड है, रेंजर है, फॉरेस्टर है, फिर कैसे चोरी होता है बताओ? ये सब और जितने ऑफिसर हैं ना, लगभग आज भी वही लोग हैं जिनका कोई मतलब यहाँ के कोई संस्कृति, धर्म, कर्म, यहाँ की वातावरण, यहाँ पानी करें ना करें, यहाँ के मरे जिए, कोई मतलब नहीं है। नौकरी करना है और जंगल बेचे और पैसा कमाओ। अच्छा, सरकार की जो स्कीम्स हैं कितना फायदा पहुँच पा रहा है? पहले तो बहुत कम था, उसका भी लोग विरोध करते थे। वही हम बताते हैं ना कि क्रिश्चियन लोग मतलब हमको तो विरोधी मानता है, इसलिए लोग सुनेंगे तो बहुत बिगड़ेंगे। पहले शुरू में एक चला स्कीम, हम लोग जब छोटे थे उस समय 48-49 आसपास, ग्रो मोर फूड, अधिक अनुपजाऊ, और छोटे स्कीम चलते थे, बाकी करते थे। और कुछ लोग को कुछ जीने खाने के लिए दृष्टिकोण से नया कुछ देना चाहिए, कुछ तरीका, तो कुआं खोदने के लिए, तालाब छोटा खोदने के लिए, ताकि उसमें अपना कुछ करके थोड़ा बहुत कमाए खाए और बेचे भी। बिल्कुल। उसमें भी लोग तो कर रहे थे कि देखो मत ले, सरकार का पैसा मुफ्त थोड़ी दे रहा है। कल बनाओगे, खेती बाड़ी करोगे तो तुम्हारे ऊपर टैक्स लग जाएगा। गांव का आदमी लोग है, बेचारा अनपढ़ है, ठीक है बोल रहा है। इस तरह से बहुत मुश्किल से हम लोग जैसे आदमी जब पढ़ गए, तब अब तो गांव में कुआं लोग खोद रहा है, तो वो लोग खुद खोद रहा है। ये जो इनका जो तरीका है शुरू में हर चीज़ के, जैसे अभी भारतमाला की सड़क बनने वाला है यहाँ झारखंड में भी, इधर से आ रहा है और कर्रा वगैरह होते हुए रांची कहाँ जाएगा पता नहीं, उधर आगे। उसमें भी लोग विरोध करवा रहा है कि भाई विस्थापित हो जाएंगे। अरे भाई, कोई भी काम करोगे, घर भी बनाओगे, तो बिना जमीन का घर बनेगा? कौन ऐसे बनाता है? चाहे स्कूल हो, अस्पताल हो, तालाब हो, कुआं हो, कुछ भी बनाओ, ज़मीन चाहिए। रोड बनेगा तो ज़मीन चाहिए, और रोड बनेगा तो विकास आगे बढ़ेगा। लेकिन कोई समझने तैयार नहीं है, नहीं करेंगे। कुछ लोग फंस जाते हैं, वो विरोध करने लग जाते हैं। भाई ये बोलो ना भाई, बने, लेकिन जिनकी ज़मीन जाएगी उनको उसकी उचित मूल्य मिलना चाहिए। उसके बिना कोई काम शुरू नहीं हो, ये तो ठीक है। और भारत सरकार ने कानून बनाया है कि किसी रैयत की ज़मीन चाहे 1 इंच भी हो, बिना उसका मुआवजा दिए कोई भी सरकारी योजना उसमें नहीं बनेगा। तो लागू करो।
कौन मना कर रहा है? भारत सरकार ने बनाया कानून, हम जानते हैं। अब दुनिया दुर्भाग्य यही है कि जमीन राज्य सरकार का है, राज्य सरकार नहीं करती है, हम लोग दोष तो उसको मिलता है। कई चीज़ें ऐसी, जब तक तालमेल नहीं बैठेगा, सड़क बनेगा या बड़ा कुछ बनेगा चीज़, ये देश के लेवल का बनेगा, राज्य भर के लेवल बनेगा, तो अकेले का नहीं ना है। ये सोच अभी तक नहीं बन रहा है, इसलिए भी गड़बड़ हो रहा है। और जंगल, आज भी जंगल इतना हल्ला कर रहा है लोग, आज भी कोई उनका कोई सकारात्मक रूप से कोई काम तो नहीं हो रहा है। जंगल में, यहाँ जंगल की भूमि 3 तरह की है। एक तो जंगल जो अभी है एग्जिस्टिंग, दूसरा है जंगल था आज झाड़ी है। झाड़ी मतलब छोटे छोटे झाड़ी टाइप का हो गया। जी। और एक ऐसा जगह जहाँ कभी जंगल था, झाड़ी भी नहीं है, परंतु जंगल की भूमि है जी। 3 तरह का जंगल विभाग का जमीन। अच्छा, और जिस तरह साफ हो गया है बहुत दिन से, जंगल का वर्षों से खेती कर रहा है, खुला जगह है तो करता है खेती, उसमें वन भूमि पट्टा मिलना चाहिए, वो भी नहीं करता लोग है। उसमें भी कई तरह का जंगल का जमीन घटेगा। अरे जमीन घटेगा ना, जंगल तो घट ही गया। जब जंगल है ही नहीं तो उसका तो कोई लाभ नहीं मिल रहा है ना उससे कोई जो हवा क्या कहते हैं पर्यावरण को लाभ मिल रहा है, ना गाँव वाले को लाभ मिल रहा है। गाँव वाले तो खेती करें तो लाभ मिलेगा, और पर्यावरण तो जब पेड़ होगा तब ना, पेड़ तो है ही नहीं। लेकिन है अपना सोच है, बड़े अफसर लोग हैं, भाई अफसर है तो उस संबंध में कौन कहेगा। तो जब भी कोई गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट आता है, मुआवजा मिल पाता है ठीक टाइम हाँ पर? मिलता है। वही बोला ना भाई, जमीन देखिए ऐसा है कि अपने देश में 3 टायर गवर्नमेंट होती है, पंचायत, राज्य और केंद्र। तो भारत सरकार कहीं भी डायरेक्ट अपना काम नहीं करती है, पैसा देती है, योजना बनाती है, पैसा देती है, और ज़मीन देना राज्य सरकार का काम है। और राज्य सरकार का काम है तो जो दाम आप फिक्स करते हैं वो दाम हम देते हैं। अब ये दाम देना आपका काम है, उसमें दलाल लोग फिट करता है इतना परसेंटेज, तो फिर गड़बड़ हो जाता है, तो फिर अड़ंगा हो जाता है। डायरेक्ट तो गवर्नमेंट करती नहीं, क्योंकि इतना सारे देश में भारत सरकार खुद काम करने लग जाएगा तो कहाँ करेगी, संभव नहीं है। लेकिन राज्य सरकार के सहयोग से, भाई आपको हम पैसा दे रहे हैं, आप हमको ज़मीन दीजिए, कानून व्यवस्था ठीक कीजिए, रखिए, और काम करने के लिए जो सुविधाएं हो उसको दीजिए, पैसा हम दे रहे हैं। ये अभी तक ये कुछ जगह नहीं चल रहा है, इसीलिए गड़बड़ हो रहा है। और अब तो एक तरह से ऐसे झारखंड है, ममता दे दी है, ये लोग तो दिल्ली सरकार के विरोध में डंडा ही उठा लिया है लड़ाई करने का, तो क्या काम होगा? पैसा तो आपके यहाँ है नहीं, आप पीटने की डंडा भी लगा चलाते हैं, दोनों कैसे होगा? अब जहाँ जहाँ वैसा नहीं है, जैसे देखिए उड़ीसा है, जो भारत सरकार जितना पैसा मिल सकता है वो कोशिश करते हैं लेने के लिए, और उसका काम तो जनहित में लगाता है, खूब कर रहा है, बढ़िया काम हो रहा है। तो आप कह रहे हैं कि जो भारत सरकार है वो अपनी ओर से पूरा काम कर रही है, लेकिन जो ये बिचौलिए हैं, जो ये माफिया हैं, उनकी वजह से। नहीं, माफिया पर नहीं है ना, राज्य सरकार की भी क्या कहते हैं भूमिका ठीक होनी चाहिए ना, कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। वो हो नहीं पा रहा है ना, वो सोचता है कि भाई हो जाएगा तो उनका नाम होगा, ऐसा अब यहीं। अब कल हम देखा एक पेपर में, अब वो आवास झारखंड चल रहा है, उसमें हर किसान को पक्का घर मिलेगा, और बोलता है कि 2 लाख रुपये, 2 लाख रुपया में बनेगा घर? क्या या 20 लाख दे रहा है कि 2 लाख दे रहा है? अजीब तरह का ये लोग का कोई कुछ समझ में आता नहीं है। साफ साफ बोलो ना भाई। बिल्कुल। आज अगर छोटा भी कमरा, अगर 10 बाई 10 का भी रूम बने तो 3-4 लाख से कम में तो होगा नहीं, कितना भी तुम सही करो। अब आप 2 लाख मकान बना देंगे, या तो ये गलत है या तो गवर्नमेंट की सोच गलत है। पर इस तरह से कैसे काम चलेगा? नुकसान आदिवासी का ही।
मैंने कितना कब तक हम लोग और आदिवासी मुख्यमंत्री है जी। और ठीक से भाई कम से कम आपकी बात को गांव वाले समझे तो कि आप उनके लिए जो उचित दाम या मूल्य देख कर घर बनाने के लिए आप उनको मदद कर रहे हैं, समझे तो तब ना करेगा। आप कर नहीं रहे, दुविधा पैदा करते हैं। तो इस तरह से कई ऐसे समस्याएं हैं जिसके कारण जहाँ जहाँ सरकारें दोनों अपने अलग अलग हैं वहाँ तो और कठिनाई हो रहा है। देखिए क्या होता है। अच्छा, चंपई सोरेन हाल ही में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली उन्होंने, और उन्होंने ऐलान किया कि 150 यूनिट बिजली मुफ्त की जाएगी। हेमंत सोरेन ने 100 यूनिट बिजली मुफ्त की थी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हम हेमंत सोरेन के बेहतर काम को और आगे बढ़ाएंगे। मैं हेमंत पार्ट 2 हूँ। हेमंत पार्ट 2 ये बनना कितना फायदेमंद होगा चंपई सोरेन के लिए? एक तो ये मान लिया कि हम पार्ट 1 नहीं है जी, तो पार्ट 2 का तो वैसा होता है ना, बिल्कुल। कोई काम तो पूरा होगा नहीं। अरे अपने आप में आप सक्षम हैं भाई, मुख्यमंत्री बने हैं, पार्ट 2 और पार्ट 3 क्या मतलब है? अरे ये सीधे सीधा बोलो ना भाई कि जो पहले के मुख्यमंत्री ने शुरू किया उन कामों को पूरा करेंगे, क्योंकि सरकार जाती है, पद भी बदलता है, पदाधिकारी बदलते हैं, लेकिन योजना तो नहीं बदलती है ना। फिर उसको हम पूरा करेंगे और इससे भी और अच्छा बढ़िया काम करेंगे, ऐसा कैसे नहीं बोलते हो? इसका मतलब बुद्धि कम होगा। ये पार्ट 2 कौन चीज़ का पार्ट 2? अच्छा, कथित जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई, उस पर आपका क्या रिएक्शन है? अब इसको छोड़ दीजिए, अभी तो ईडी ही लगा हुआ है, उन्हीं को करने दीजिए, बाकी को छोड़ दीजिए। अच्छा, ज्योग्राफी के लिहाज से जो बिहार था उसके 2 हिस्से थे, नदियों और मैदान वाला इलाका और दूसरा जंगल और पठार वाला हिस्सा। जंगल और पठार वाला हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा झारखंड बना। रिसोर्सेज के लिहाज से बहुत ज़्यादा अमीर। घोटालों की अभी हमने बात की, मेरा पहला प्रश्न भी इससे ही जुड़ा हुआ था। कोयला घोटाला हो, ज़मीन घोटाला हो, बालू घोटाला हो, खनन घोटाला हो, ये सभी यहाँ पर देखे जाते हैं। ऐसे में स्थिति कैसे ठीक होगी? उनसे पूछना पड़ेगा ना जो लोग कर रहे हैं, हम सब पूछ रहे हैं। एक आम नागरिक के तौर पर आपको क्या लगता है? ये तो बिल्कुल लोगों को धोखा देने का काम करते हैं भाई। अब एक तरफ लूट जारी है और एक तरफ झारखंड के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए या उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए हम करेंगे काम। दोनों कैसे हो सकता है? आज से आपका दिन है, दिन भी है रात भी है, दोनों कैसे होगा भाई? या दिन होगा या तो रात होगा। वैसे ही काम हम तो संतुष्ट नहीं है, लोग जो भी कर रहा है ठीक तो नहीं हो रहा है, इतना ही कह सकते हैं। अच्छा, झारखंड का जो राज्य गठन है वो 2000 में हुआ, तब से लेकर आज तक आपको कितना विकास हुआ हुआ नजर आता है? देखिए, अनुपात में तो विकास हुआ है, क्योंकि पहले सड़कें नहीं थी, बिजली भी इतना गांव तक नहीं पहुंचा था, शिक्षा की भी इतनी व्यवस्था नहीं थी, कॉलेज की संख्या भी बढ़ गई है, बाकी से बढ़ गया है, और रोजगार के क्षेत्र भी बढ़ गए हैं, लेकिन जितना होना चाहिए वो नहीं हुआ। जितना हो इससे भी ज़्यादा हो सकता था, लेकिन नहीं हुआ। वो कौन कौन से एरियाज हैं जहाँ पर बेहतरी और हो सकती है? सभी क्षेत्र, सभी क्षेत्र। कोई एक क्षेत्र ऐसा नहीं जहाँ पर बहुत उम्दा काम हुआ है? थोड़ा बहुत सड़क बना है, बाकी तो सिंचाई की सेवा है, बिजली वैसे ही है। शिक्षा में भी शिक्षक ही नहीं है, क्या पढ़ाई होगी? यूनिवर्सिटी में नहीं है, यूनिवर्सिटी में आज भी बहुत से विषय हैं इसमें प्रोफेसर नहीं है, कैसे पढ़ाई होगी? बहुत से कॉलेजों में जो कंस्टिट्यूंट कॉलेज हैं, गवर्नमेंट कॉलेज हैं, उनमें प्रिंसिपल नहीं है, एडहॉक में चल रहे हैं, तो कैसे काम चलेगा? झारखंड में एक प्रिंसिपल एक आदमी नहीं बनेगा मिला। आज भी हमारे खूंटी कॉलेज है, तबर पहले थी, वो भी 3-4 साल जब भी रही है वो तब प्रभारी में थी, अभी भी है वो प्रभारी में। तो प्रभारी का तो रूटीन काम होता है ना, कोई डिसीजन ले नहीं सकती है, डिसीजन कुछ करने के लिए उसमें पावर ही नहीं है। तो फिर ये सब क्या है? काम ठीक होना चाहिए। और कोई भी हाई स्कूल में, मिडिल स्कूल में हेडमास्टर नहीं है, उन्हें अजीब तरह का है। बचना इतना लोग बन गए, पता नहीं क्या है कैसे है, कुछ ये नहीं है। अभी अब रीजनल लैंग्वेज की बात होती है, भाई क्षेत्रीय भाषाएं जितनी हैं यहाँ के लोग उनका डिपार्टमेंट खोल दिए हैं, बाकी कर दिए हैं। प्रोफेसर है नहीं, पढ़ाई क्या होगा?
और पढ़ाई के लिए भी आपने टाइम टाइम के आधार पर एक क्या कहते हैं कॉन्टैक्ट वगैरह रखे हैं। वही 1 घंटा पढ़ाएगा तो इतना मिलेगा, 2 घंटा इतना, 3 घंटा इतना, 3 से ज़्यादा है नहीं। तो ये सब जो कर रहे हैं आप, आखिर किन के बच्चे खराब हो रहे हैं? यही कि ना जी। इस कमी, इस लॉस को कौन पूरा करेगा? तो कोई सोचता नहीं। और स्वास्थ्य की क्या स्थिति है ट्राइबल एरिया और नॉन ट्राइबल एरिया दोनों में? देखिए, तो ट्राइबल इलाका में बीमारी तो शहरों के अनुपात में बहुत कम है। बड़ी बीमारियां, हार्ट का, लंग्स का, इसका उसका जितना भी है उतना यहाँ नहीं है। हाँ, हार्ट हो जाता है, कोई खाने पीने ये गड़बड़ करता है और मर भी जाता है। जैसे जो लोग बहुत ज़्यादा शराब पीता है वो लोग अंत में कोई ना कोई बीमारी पकड़ लेता है और मर जाता है। और ट्राइबल लोग, लेकिन अब वो ऊषा भी नहीं है कि सभी लोग खूब पीता है, लेकिन हर गांव में 2-4 दिन मिलेंगे आपको। और बाकी बड़ी बीमारियां और शहरों की तरह आए नहीं हैं। पहले ग्रामीण क्षेत्रों में खासकर अभी हम लोग काम शुरू किए हैं। एक हम लोग NGO खोले हैं, उसके द्वारा चलाते हैं, हॉस्पिटल चलाते हैं हम लोग। यहाँ हम लोग कैटरेट का हम लोग काम करते हैं। अच्छा। कैटरेट का ऑपरेशन जी। बहुत दिन हो गया है। और ब्लाइंड मिशन जो है इंडिया का, वो जो एक गैर सरकारी संस्था जैसे ही है वो, उसके साथ हम लोग अटैच हुए हैं और हम लोग कैटरेट का ऑपरेशन करते हैं। और आज तक हम लोगों ने लगभग 1.5 लाख लोगों का आँख का ऑपरेशन किया है। अभी तक कोई शिकायत नहीं मिली है। ऐसे थोड़ा मोड़ा कुछ हम लोग इधर उधर करते हैं और कोशिश करते हैं कि हम लोग भी कुछ डायरेक्ट सरकार से, तो हम लोग क्या मिलना जुलना है कुछ नहीं, जो भी थोड़ा बहुत इधर उधर हम लोग करके अपने स्तर पर, अपने संस्था से जुटकर हम लोग काम कर रहे हैं। पानी से जुड़ी कोई दिक्कत होती है? देखिए, झारखंड में ऐसे पानी की दिक्कत बहुत ज़्यादा नहीं है। गांव में, शहरों में है। शहर में तो कुआं नहीं, तालाब नहीं, यहाँ तो कुछ ना कुछ कहीं नदी है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। मैंने बहुत अधिक परेशानी नहीं है। हाँ, अब शहर के लोगों ने भाई शुद्ध पानी नहीं है, लोग बोलता है नदी से ज़्यादा शुद्ध पानी कहाँ मिलेगा? इस इलाकों की गंदगी तो है नहीं। हाँ, अब गंगा के पानी में शुद्ध नहीं है, कई तरह की गंदगियाँ सारा घुस रहा है। यहाँ तो है नहीं। यहाँ तो बालू छन छन के बहुत दूर तो जाता है, यहाँ गंदगी कहाँ है? इसलिए ये है कि बोरिंग वगैरह करने की कोशिश करते लोग हैं, तो बोरिंग ईमानदारी से लोग नहीं करते हैं। बोरिंग करने वाले भी भाई जितना तक पानी, जैसा वो बोरिंग भी गलत ढंग से करते हैं। गलत मतलब है कि आप बोरिंग आप ये मार्च के पहले तक, अक्टूबर से मार्च के बीच में तो बोरिंग होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वाटर लेवल बहुत ऊपर रहता है जी। उस समय पानी बहुत आ गया, बाकी आ गया, छोड़ दिए। और अप्रैल में आते आते पानी सूख गया, तो कोई लाभ नहीं मिला। इसको करना चाहिए अप्रैल मई में बोरिंग करना चाहिए, पर नहीं होती है। हाँ, तो उसमें कभी भी आप उसमें पानी अगर सफिशिएंट मिल गया तो आपको 12 महीना पानी मिलेगा। तो ये कभी फेल हो जाता है कभी कभी। दूसरा है कि ये ग्रामीण क्षेत्रों में एक बार पाइप फट गया, टूट गया, वाटर खराब हो गया, बनाने वाला कोई नहीं है, इसमें कोई परेशानी होती है। तो सरकार को ठीक करनी चाहिए व्यवस्था कि भाई जो आपने लगाया है, गाँव में तो कोई एक्सपर्ट है नहीं, या तो गाँव को ट्रेनिंग दीजिए, बाकी कीजिए। और जिस डिपार्टमेंट से वो लगा है, और कुछ दिन तक फ्री अगर रिपेयरिंग करने का है तो वो भी कीजिए, नहीं होगा तो ट्रेनिंग देकर उनको करवाइए और कुछ सामान दीजिए ताकि बनाए अपने लोग। वैसे ही है, बस चल रहा है। तो ये एक बड़ा कैजुअल टाइप का चल रहा है ना। अच्छा ठीक है जी, ठीक है जी। ग्राउंड लेवल पर कुछ नहीं हो पा रहा है। हाँ, जो हो रहा है, परंतु जितना उससे लाभ लोगों को मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। कारण है कि वो बिल्कुल अनप्लान्ड ढंग से बन रहा है। अच्छा, आदिवासियों से नहीं पूछा जाता है, आपको लगता है कि जब पॉलिसी फॉर्मेशन होता है तो इनके मतों को भी ध्यान में रखना चाहिए, एक डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन होनी चाहिए? देखो भाई, उसे तो लोगों को बुलाता है, करता है। देखिए, एक गांव का साधारण आदमी भी
पानी कहाँ मिलेगा ये जानता है, इंजीनियर नहीं जानता है। लेकिन गांव का आदमी की बात नहीं मानेगा, वो इंजीनियर है वो और अनपढ़ आदमी है। ये भी एक ज्ञान तो खाली डिग्री लेने से नहीं होता है ना, ज्ञान तो अनुभव के आधार पर होता है। और वो लोग इतना दिन तक रहते एक अनुभव है कि भाई यहाँ पानी मिलता 12 महीना रहेगा, कैसे रहेगा सब जानते हैं। और इसका कोई शेयर नहीं करता है। ये भी इसलिए भी पैसा तो खर्चा होता है, परंतु जितना लाभ मिलना चाहिए नहीं मिल पाता है। अच्छा, ट्राइबल एरिया में काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है और डाइवर्सिटी है। उत्तराखंड में अभी यूसीसी बिल पास हुआ है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। अगर झारखंड में यूसीसी लागू होता है तो आदिवासी जनजाति पर सीधे तौर पर इसका प्रभाव पड़ेगा। ऐसे में आपको लगता है कि नेशन वाइड यूसीसी लाना बेनिफिशियल होगा? अरे असल है, देखिए अभी तो हम देखे नहीं, अभी नहीं देखे होंगे क्या क्या प्रोविज़न है, क्या क्या गड़बड़ी है, क्या किसको कितना हानि होगा। ये जब तक डिटेल नहीं देखने के बाद कहीं कह दिया कि तुम्हारा कान कौवा ले गया और कौवा को दौड़ रहे हैं आप, कान लटका हुआ यहीं पर है, ये खाली लोग बोल रहे हैं, हम देखा ही नहीं अभी तक। अच्छा, आपने नहीं देखा? नहीं, कॉमन सिविल कोड क्यों, और इससे समाज को क्या लाभ मिलेगा, उसमें से पता लगेगा भाई क्या क्या किस समाज को उससे घाटा हो सकता है। तो एक बोलने में सुविधा होगी, लेकिन अभी तक मैंने देखा नहीं है। और कॉमन सिविल कोड का मतलब ये है कि भाई कुछ मायने में जैसे ज़मीन का उत्तराधिकारी है, भाई लड़की लोग को भी हक मिलना चाहिए, नहीं है, ये एक हमारे समाज में वो तो लागू नहीं हो सकता है, क्योंकि ट्राइबल का आपको उसको छोड़ना ही पड़ेगा, उसके अपने सामाजिक व्यवस्था है। तो इस तरह से और भी बातें हैं। और बाकी का तो कोड है भाई, सिविल कोड है, हिंदू कोड है, बिल है, क्या क्या है दुनिया भर का। हमारा तो हमारा तो नहीं, हमारा तो है नहीं। इसलिए ट्राइबल में जो कस्टमरी लोग आते हैं, जो परंपरा से चला आ रहा है और जो समाज के लिए हितकारी है, उसको कायम रखना चाहिए। अगर लागू होता है नेशन वाइड तो अपनाया जाएगा आदिवासी के द्वारा? नहीं, वही बोला, जब तक हम देखे नहीं तब तक तो हम कमेंट नहीं करते हैं अभी तक। और उत्तरांचल में आदिवासी कम है। नहीं, वो उत्तराखंड का यूसीसी है, मैं नेशन वाइड पूछ रही हूँ आपसे। नहीं, वो नेशन वाइड तो अभी तो कानून बनेगा तब ना। अगर होता है तो। अगर लड़का होगा तो ऐसा करेंगे, नहीं हुआ अभी तो कुछ नहीं प्रतिक्रिया इस पर। ठीक। ऐसा नहीं। अच्छा, बिहार की राजनीति बहुत ज्यादा गर्म चल रही है इस वक्त। नीतीश कुमार ने हाल ही में शपथ ली है एनडीए का साथ देकर, इस पर आप क्या कहेंगे? कितना पॉलिटिकल फायदा? नहीं, पाले भी थे और बीच में थोड़ा गड़बड़ा गए थे। लालू के साथ चला गया और लालू के बच्चों ने उसको ऐसा रगड़ दिया, उनको लालू के बच्चों को छोड़ना पड़ा, तो फिर आ गया। और कहते हैं कि बुद्धू वापस फिर घर आए। अच्छा। अरे उसको जानते थे, लेकिन जबरदस्ती हमको धौंस देने के लिए आप गए, आप ही को धौंस दे के ठीक कर रहा था वो लोग, तो फिर भाग के चले आए। फिर तो इसमें क्या है? इंडिया गठबंधन का क्या भविष्य है, क्या लगता है? नेता भी कुछ चलता नहीं है ना, तो नेता कौन बनेगा भाई? बिना नेता का कोई भी परिवार में बिना बाप का या बिना घर का मुखिया का परिवार चलता है क्या? बिल्कुल नहीं। तो ऐसे ही है देश में भी, देश को चलाने के लिए कोई एक मुखिया चाहिए, उसका बिना पता लगा रहे देखेंगे आएगा तो करेंगे। रे क्या देखोगे भाई? कल फिर हो गया और फिर कौन प्रधानमंत्री बनेगा उसका झगड़ा, चलो फिर देश तो चला गया। तो इसलिए ये सब पहले तय करो ना भाई, किसी को भी सबको बोला कि तो जैसे इन लोग राहुल को बनाओ, घोषणा करो कि भाई हमारा प्रधानमंत्री राहुल होगा, कर दो। या और केजरीवाल बनेगा बनाओ, ममता बनेगी तो बनाओ, हमको क्या लगा, जनता समझेगी। लेकिन आप बोल भी नहीं रहे हैं और कह रहे हैं, किसको धोखा दे रहे हैं? जनता को धोखा देने से आपको कोई बहुत लाभ नहीं मिले, तो कोई भविष्य नजर नहीं आ रहा है। तो इसलिए अभी तक तो उसका कोई ठीक ठाक नहीं है। धीरे धीरे उन लोग का अब वो कहती है कि हम तो सब अकेले लड़ेंगे, एकला चलो रहे खेला হবে वाला। वैसे अभी देखिए अच्छा पॉलिटिक्स तो खेल रहा है नवीन, कोई मतलब नहीं है, अपना राज चला रहे हैं और जितना अधिक केंद्र से पैसा लेकर जितना हो सकता है
राज का कल्याण कर रहे हैं। और राज अपने ताकत के साथ जितना टिकट मिलेगा उतना हम लड़ेंगे। दिल्ली में हमको सरकार बनानी है नहीं। मस्त, सबसे बढ़िया काम कर रहे हैं अभी तक तो लगता है। अच्छा, हाल ही में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई है। यूपी के अयोध्या में पूरी रोशन हो गई थी अयोध्या नगरी। आपने वो क्षण देखा, रामलला की झलक देखी, आपको कैसा लगा? रात को हुआ ना, रात को हम लोग घूमे नहीं ना, गए हम लोग थे। जरूर है कि उद्घाटन के दिन हम लोग वहाँ गए थे, लेकिन हम लोग को इतनी भीड़ थी कि भीतर नहीं घुस पाए। अच्छा। पूजा के समय तो 3-4-10-12 आदमी थे, प्रमुख लोग। पूजा के बाद घुसने के लिए अलाउ किया था, लेकिन इतनी भीड़ थी कि अगर गिर गया तो मरना ही है। और साधु लोग तो और वहाँ देख के हमको तो आश्चर्य लगा। साधु लोग किसी को नहीं मानता, समझते हैं कि भगवान तो हमारा है, साधु ना है। धक्का धुक्की लेके एकदम पागल जैसे, तभी तो हम लोग नहीं जा पाए। पॉलिटिकल फायदा कितना होगा बीजेपी को इससे 2024 के लिहाज से? अब ये जनता समझेगी ना। हम तो जो बोल रहे थे कि भाई अयोध्या में राम का मंदिर बनना चाहिए, और बना, जो भी जैसे भी हो, और रामलला स्थापित हो गए वहाँ। अब जनता समझेगी भाई इसका लाभ किसको मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, जनता समझेगी। जनता पे छोड़ दिया। हाँ। अच्छा, 2024 में क्या लगता है बीजेपी फिर से बाजी मार पाएगी, और क्यों? दिल्ली में तो मारेगी ही। दिल्ली में तो अभी कोई नेता ही नहीं है ना, मोदी जी के कंपेरिजन पे कोई नेता ही नहीं है। और बहुत दिन करते करते कई बार कोalition गवर्नमेंट, विश्वनाथ प्रताप बने, चंद्रशेखर बने, चरण सिंह बने, और भी देवगौड़ा बने, इंद्र कुमार गुजराल बने, पता नहीं कौन कौन कितने लोग बने। लेकिन जो स्थिरता और जो आर्थिक स्थिति और जो देश को आगे बढ़ाने के दृष्टिकोण से जैसे 10 साल में जो काम हुआ है, कभी किसी के राज्य में हुआ नहीं। कांग्रेस का तो छोड़िए, वो तो 50 साल में कुछ नहीं किया है। किया मतलब कुछ नहीं किया नहीं कहना चाहिए, जो करना चाहिए नहीं हुआ। 50 साल में तो बहुत समय होता है, तो दूसरे का चमचागिरी में हम गुजारे। और आज दुनिया के लोग आपकी बात को सुनता है, और कोई भी विषय आता है दुनिया में, यूनो में चाहे कहीं भी हो, तो वो भारत के विचार को सुनना चाहता है कि भाई भारत क्या कहता है। तो इतना दूर आप मुझे पास था नहीं, भारत हाथ जोड़े हुए हैं, देखिए भाई हम गरीब आदमी है, हमारे भी चिंता करो। अब ये नहीं है, तो ये इसलिए भी पढ़े लिखे लोग समझता है भाई इससे ज़्यादा तो और कोई दूसरा बनेगा नहीं। आर्थिक दृष्टिकोण से जितना हमारा मजबूती होना चाहिए देश को, उतना हम आज हो चुके हैं। और जितना विदेशी मुद्रा जितना हमारा होना चाहिए उससे ज़्यादा है। दुनिया में एक बैलेंस करने के लिए व्यापार वगैरह बाकी वगैरह, तो इसका एक लिमिट है कि भाई इतना करोड़ तक इतना होना चाहिए, तो उसको हमने पार कर लिया। तो उस दृष्टिकोण से मजबूत है। फॉरेन पॉलिसी भी हम पहले से बहुत आगे बढ़ गए। आज चीन भी चुप थोड़ा हो रहा है, धीरे धीरे। रशिया तो पहले से चुप हो गया है। ये दो ही आदमी है, रशिया उतना ज़्यादा लड़ता नहीं है, ज़्यादा तो टेढ़ा थोड़ा चाइनीज है, मूर्ख आदमी लोग चाइनीज होता है ना, तो वो भी धीरे धीरे आप थोड़ा सा भाई अकेले चल नहीं सकता वो भी। तो कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है तो धीरे धीरे, इसलिए अब दुनिया के सभी लोग भाई भारत से डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन नहीं करना चाहिए। अब क्या कहते हैं, पॉलिसी के आधार पर लड़ना चाहिए, डायरेक्ट नहीं। अब धीरे धीरे इतना आ गए हैं, अब देखिए क्या होता है। अच्छा कड़िया जी, आपका इतना बड़ा पॉलिटिकल करियर रहा है, पद्म भूषण से आप सम्मानित भी हुए, मिनिस्ट्री आपने इतनी संभाली है, आपकी आकांक्षा अब क्या कुछ है देश को लेकर कि देश का विकास कैसे होना चाहिए, किसके हाथों होना चाहिए, और आपकी व्यक्तिगत आकांक्षा क्या है? नहीं देखिए, हमारा आकांक्षा तो हमने कभी मन में रखा ही नहीं, कभी नहीं रखा। सबको देश के लिए काम करना चाहिए, चाहे जहाँ पर है, जिस स्थान में, जिस पद में है, काम करते हुए देश को पहले सर्वोपरि देश को देखना चाहिए। आज नहीं है, यही हमारा होना है। आज हम लक्ष्य रखते हैं व्यक्ति,
हमको इससे कितना लाभ मिलेगा। और भाई जब काम करेंगे अच्छा काम होगा तो लाभ तो मिलेगा ही, लेकिन पालेगा कितना मिलेगा ये हम इसको मानने से रखते नहीं है। हर व्यक्ति को देश के लिए और समाज के लिए कुछ करना चाहिए, इतना कर सकता है। और मेरा ये कहना है कि अगर हर आदमी पड़ोसी के लिए चिंता करेगा तो देश आगे बढ़ जाएगा। वो व्यक्ति और अपना पड़ोसी करेगा तो ऐसा करते करते सब मिल जाएंगे ना। लेकिन आज नहीं है, हम सोचते कि पड़ोसी को लूटेंगे कैसे, इसकी ज़्यादा मानसिकता हमारा हो रहा है। तो ये विचार को बदलना पड़ेगा। देश हमारा है, सबका है, सब सुखी रहेंगे तो आप भी सुखी रहेंगे। आप सुखी हैं, बाकी लोग रो रहे हैं अगल बगल, तो आपको भी नींद नहीं आएगी, रात को नहीं आएगी। तो ये जो एक सोच में अपने में खाली यही है कि भाई उसको इतना करोड़ रुपया हो गया, हमको क्यों नहीं होगा, हमको भी करना है, तो जैसे भी हो लूट खसोट करके जैसे भी करना। अब इससे तो चलेगा नहीं, उसका अंत नहीं है। और एक दिन सब लोग सोचने लग जाएंगे तो फिर तो देश का बड़ा हो जाएगा। करना चाहिए देश के लिए, इतना ही है। तो ये थे हमारे साथ कड़िया मुंडा जी, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, आदिवासी जनजाति के लिए लगातार काम कर रहे हैं। इससे पहले भी पद्म भूषण से वो सम्मानित हुए और अभी भी अपने स्तर पर जितना कुछ बेहतर हो सकता है देश के लिए वो कर रहे हैं। ऐसी ही कुछ अनकही कहानियां और रियल स्टोरीज के लिए आप देखिए आपकी आकांक्षा, नोइंग द रियली।